प्रिय विद्यार्थियों, आपने अभी तक अलंकार अपनी कॉपी में कंप्लीट करके मेरे पास चेक होने के लिए नहीं भेजे हैं। तो सभी विद्यार्थी अलंकार कंप्लीट करें और मेरे पास अपनी कॉपी जो है वो चेक होने के लिए भेजें। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ये पाठ सिलेबस से नहीं कटा है और यदि किसी प्रकार की कोई ट्रेजेडी होती है तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि CBSE ने उन कविताओं को भी काट दिया जिन कविताओं को हम कर चुके हैं। कि जो भी होगा देखा जाएगा। अभी हम बात करने जा रहे हैं अपने चौथे पाठ की, और पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। लिखने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी का यह जो पाठ है ये इनके जो है एकांचलिक उपन्यास का एक पार्ट है, हिस्सा है। और लेखक का परिचय पेपर में नहीं आता है तो हम लेखक परिचय को यहाँ से छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि 12th में कवि का परिचय आता है, तो हम यहाँ सीधा पढ़ना शुरू करेंगे पाठ के बारे में। आपको पता है, जैसा मैं बार बार आपको कहता रहा हूँ, कि पाठ के बारे में यदि हम पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलें कि आप पाठ का उद्देश्य, पाठ का प्रतिपाद्य, पाठ का मूल भाव, पाठ का कथ्य, पाठ का प्रयोजन, ये सारा सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में, ये आपके राइटर हो गए। प्रतिनिधि कहानियों में, प्रतिनिधि होता है जो आगे आगे चलता है, मेन स्टोरीज आप कह सकते हैं। पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल का मतलब क्षेत्र, संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है, योग्यता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा जो चित्रण है वो अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। गद्य में भी, गद्य का मतलब प्रोज में भी संगीत पैदा कर दिया है, एक लय पैदा कर दी है, एक प्रकार का जो है उसमें भी सुर जो है वो पैदा कर दिए हैं। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। ऐसा सामंजस्य अन्यत्र जो है किसी और जगह नहीं मिल सकता, जैसा रेणु जी ने इस कहानी में समेटने की कोशिश की है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। कि जैसे ही जो व्यवस्था है वो बदलती है तो उसके साथ लोक कला और इसके कलाकार, उनको भी अप्रासंगिक कर दिया जाता है। आपको पता है कि जैसे ही वक्त बदला तो एसटीडी खत्म हो गई है, आपको पता है, और चौपाल संस्कृति लगभग ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि ज़माना जो है एडवांस हो गया। बैठ करके खाना खाते थे, वो बैठ करके खाना खाने की पंगत और वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सब जगह वही खड़ा खाना और वो उस तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो प्यार आपसी घटा है और औपचारिकताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। तो खेल भी आपको पता है, कुछ खेल जो हैं वो चेंज हो गए हैं। पुराने खेलों की जगह नए खेल आ गए हैं। अभी आपको पता है खुलिया गेम हुआ करता, और गाँव में इतने गेम हुआ करते। कुश्ती का गेम बहुत ज़्यादा हुआ करता, अब भी है परंतु घट गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं क्रिकेट आ गई और कहीं किसी और गेम ने इस चीज़ को बदल दिया। आगे बढ़ते हैं। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं। भाई राजा साहब की डेथ हो गई, तो राजा साहब की डेथ होने के बाद नए राजकुमार जी आए, और राजकुमार ने आकर के क्या किया, एकदम बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है। ये नहीं है कि केवल राजा मर गया इस कारण से दूसरा आ गया, बल्कि बहुत चेंज हो गया, बल्कि ज़मीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। प्रश्न आएगा यहाँ से, जो लुट्टन पहलवान का नाम लुट्टन है, पहली बार आया है, ध्यान रखेंगे। लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। निरीहता का मतलब होता है बेचारगी, बेचारापन। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती? पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती? ये हॉबी है, शौक। दो मात्राएं आती हैं, औ की मात्रा यानी कि, और यदि एक मात्रा आती है तो उसका अर्थ होता है दुख।
फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देता है, ये है, इसके ऊपर अनुस्वार नहीं आएगा। बदल देता है, इस पर अनुस्वार लगा हुआ है तो ये नहीं आएगा। तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। तो लुट्टन जो है वो हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की है? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका स्वतंत्र मूल्य भी है? यहाँ से भी प्रश्न आएगा बेटा। मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। ये देखिए हमारा पाठ शुरू हो गया है, पहलवान की ढोलक। शब्द जो हैं इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं और मुश्किल शब्द भी आएंगे बेटा, तो उनको आप अपनी पुस्तक में ध्यान से नोट करते रहेंगे और पाठ का बहुत ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काले। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ये दो छोटे छोटे से वाक्य। जाड़े का दिन, जाड़े का दिन के दिन तो होते हैं, का दिन तो बड़ा अजीब लग रहा है। अमावस्या की रात, ठंडी और काली, यानी कि इसको चाहता लेखक तो एक ही वाक्य में इसको अच्छे से लिख सकता था, लेकिन लेखक का अपना स्टाइल है। मलेरिया और हैजे से। अब देखिए, मैं जब कई बार ये जो कोरोना के बारे में सुनता था तो मुझे ये पाठ याद आता था अक्सर कि वहाँ भी उस पाठ में भी एक महामारी फैली थी और महामारी से सारा सब कुछ इधर उधर हो गया था। तो यहाँ भी महामारी फैली, मलेरिया और हैजे से। दो बीमारियाँ फैली बेटा, एक मलेरिया और सेकंड वन इज़ हैजा। दो बीमारियां फैली थी। पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह। भयार्त होता है भय, भय 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 से जुड़ा बना है शब्द भयार्थ, डरा हुआ। शिशु माने होता है बच्चा, भयार्थ माने डरा हुआ, शिशु माने बच्चा की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। निस्तब्धता का मतलब होता है शांति, चुप्पी। अंधेरा शब्द देख लीजिए आप, एक शब्द होता है अंधा, अंधे में केवल अनुस्वार आता है, ठीक है। और दूसरा शब्द जो अभी हमने देखा है ये है अंधेरा, अंधेरे में अनुनासिक आता है, चंद्र बिंदु आता है। इसके बाद देखिए आप, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पाठ में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको मानवीकरण अलंकार पढ़ाया था, आप शायद इस बात को समझ सकते हैं कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहाने का क्या मतलब है? लेकिन इसका मतलब क्या है, इससे हम ये मीनिंग ले सकते हैं कि दुख जो था वो गांव में या आसपास जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इसलिए लेखक ने लिख दिया कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। जो करुण सिसकियाँ, सिसकियाँ सुबकी जिसको आप बोलते हैं, आहों, आह आह, आए आए, इस तरह की आवाज़ निकलती है। ये जो बीमार आदमी बोलता है, बीमार आदमी सुबकी लेता है, बीमार आदमी कूलता है जिसको आप कहते हैं हरियाणवी में, तो बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी कि बाकी सब कुछ चुप था। यदि उस चुप्पी में यदि कोई आवाज़ आ रही थी तो आहों की और सिसकियों की आ रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी और पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ बेटा, ये वाली जो पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये वाला हिस्सा। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। ये बहुत ज़बरदस्त पंक्ति है, ध्यान देंगे इसके ऊपर कि आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा है तो मानवीकरण ही, क्योंकि भावुक मनुष्य हो सकता है, तारा तो नहीं हो सकता। परंतु लेखक ने जिसको कह सकते हैं आप लाक्षणिक अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया है।
पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में शेष हो जाती थी, अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। इसका मतलब सीधा सही हुआ बेटा कि गाँव में आप समझ सकते हैं कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आप ये मान के चलें कि लगभग 70% लोग जो हैं वो महामारी की चपेट में हैं। 30% में से जो 30% लोग बचे हैं, उन 30% में से कुछ अमीर लोग भी हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं। कुछ अमीर लोग हैं तो वो तारों के समान हैं। उन तारों में से यदि कोई एक तारा, तारों में से एक तारा यानी कि अमीर लोगों में से कोई एक व्यक्ति, अमीर लोगों में से कोई एक व्यक्ति जो है वो उन बाकी जो बीमार हैं, बेचारे महामारी के शिकार हैं, जो सुबकियाँ ले रहे हैं, सिसकियाँ ले रहे हैं, उनकी सहायता करने के लिए यदि चलता तो अन्य तारे जो है उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। अन्य तारे हंस पड़ते। क्यों हंस पड़ते? अन्य तारे का मतलब फिर वही अन्य अमीर आदमी, अन्य संपन्न वर्ग के लोग वो हंस पड़ते। कैसे हंस पड़ते? हाँ, ये इसने ठेका लिया है, ये करेगा इनको ठीक, ये करेगा इनका इलाज, ये है, ये कुछ कर पाएगा, मतलब ही नहीं है। तो या तो उसकी भावुकता कब है? तब जब वो चला सहायता के लिए। और असफलता कब है? तब असफलता है जब वो इतनी बड़ी संख्या में जो बीमार लोग थे उनकी सहायता नहीं कर पाता, तब वो उसकी असफलता है। तो यहाँ तक ही आज हम इसको जो है फिनिश करते हैं। केवल यहाँ तक आज आप बात करेंगे, इस पाठ को जो है रिवाइज करेंगे। बाकी पाठ भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगे इस पाठ को थोड़ा सा स्पीडली करा सकें। ध्यान रहे पिछले काम को हर हाल में आप लोग कंप्लीट करें। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, बार बार कहने पर भी। आज दीपांशु स्कूल में आया था, उसको बोला था दीपांशु अपनी कॉपी की फ़ोटो खींच करके मेरे पास भेजे। और बाकी विकास बिल्कुल निष्क्रिय है। विकास कुछ ही चाहता है मेरे ख्याल से। तो और भी जिनका काम रहता है वो भेजें बेटा जल्दी से जल्दी। कल मिलते हैं।